हेलो एवरीवन, आज हम हमारे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के लेक्चर में इंट्रोडक्शन टू एयर कंडीशन के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हमारा सबसे पहला टॉपिक है द नेम्स ऑफ ऑल एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ ऑल ईयर राउंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम। हिंदी में इसे कहते हैं हम पूरे साल के वातानुकूलन निकाय के आवश्यक अंग। तो इसके आंसर में हम देखते हैं फॉलोइंग आर द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ ऑल ईयर राउंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम। सबसे पहला इसका पॉइंट होता है इवोपरेटर, दूसरा होता है कंडेंसर, तीसरा होता है हीटिंग कॉइल, चौथा होता है एटमॉस्फेरिक स्टीम जनरेटर, नेक्स्ट है रेफ्रिजरेंट इवोपरेटर, फैन, ब्लोअर, हीट एक्सचेंजर, एब्जॉर्बर, कूलिंग कॉइल, कंट्रोल डिवाइस और सेपरेटर। तो इतने सारे डिवाइस से मिलकर के हमारा क्या बनता है, एक ईयर राउंड एयर कंडीशन बनता है। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं ईयर राउंड एयर कंडीशनिंग के बारे में। द ईयर राउंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम शुड हैव इक्विपमेंट फॉर्म्ड बोथ द समर एंड विंटर एयर कंडीशनिंग। द schematic arrangement of a modern year round air conditioning system, the outside air flows through the damper and mixes up with the recirculated air which is obtained from the conditioned space. The mixed air passes through a filter to remove dirt, dust and other impurities. In summer air conditioning, the cooling coil operates to cool the air to the desired value. The dehumidification is obtained by operating the cooling coil at a temperature lower than the dew point temperature apparatus dew point. Okay, तो देखिए यहाँ पर जो है ये आपका ईयर राउंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम है। आगे लिखा हुआ है इन विंटर द कूलिंग कॉइल इज मेड इनऑपरेटिव एंड द हीटिंग कॉइल ऑपरेट्स टू हीट द एयर। द स्प्रे टाइप ह्यूमिडिफायर इज ऑल्सो मेड यूज्ड इन ड्राई सीजन टू ह्यूमिडिफाई द एयर। ओके, तो ये है आपका ईयर राउंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम। तो ईयर राउंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम में आप क्या देख सकते हैं, इसका जैसा कि नाम है, इस एयर कंडीशन को आप दोनों ही सीजन पे आप चला सकते हैं, चाहे वो समर हो या विंटर सीजन हो। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो इंडिया जो है यहाँ पर बहुत से टेम्परेचर मेंटेन होते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 सीज़न आपको जनरली देखने को मिलता है, 2 से 3 सीज़न देखने को मिलता है। बट बाहर के जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर आपको गर्मी देखने को बहुत ही कम देखने को मिलेगा। अगर आप हायर एरिया अगर जाते हैं, रसिया, नीदरलैंड, यूरोपियन कंट्रीज़ अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको गर्मी जो है बहुत ही कम ही आपको फील होगा, क्योंकि वो बहुत ही कोल्ड कंट्रीज है। बट इंडिया के हिसाब से हम ईयर राउंड एयर कंडीशन को हम सेलेक्ट करते हैं, जिसमें कि दोनों ही सीजन के लिए ये बिल्कुल फिट होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ईयर राउंड एयर कंडीशनिंग का मैकेनिज्म क्या है। तो सबसे पहले देखिए एयर जो है रिसर्कुलेट होकर के फिल्टर में आता है, फिल्टर से ये फिल्टर होकर के आगे की ओर बढ़ता है। ये जो है ये आपका कूलिंग कॉइल मेम्ब्रेन है, ये कूलिंग कॉइल से टकराता है। कूलिंग कॉइल से टकराने के बाद में एयर जो है वो और ठंडा होता है, और ठंडा होने के बाद में ये ह्यूमिडिफायर या डीह्यूमिडिफायर दोनों ही आप इसे बोल सकते हैं, ये समय के हिसाब से बदलता रहता है। ह्यूमिडिफायर मतलब ये मॉइस्चर कंटेंट को ऐड करेगा स्प्रे करके, या डीह्यूमिडिफायर मतलब ये हीट करके डीह्यूमिडिफिकेशन करेगा। ओके, अब हीटिंग कॉइल है यहाँ पर, ये जनरली देखिए कूलिंग कॉइल अगर विंटर डेज है तो आपका हीटिंग कॉइल चलेगा ठंड के दिनों में, और अगर समर डेज है तो आपका हीटिंग कॉइल ऑफ होकर के कूलिंग कॉइल चलेगा। बट ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि दोनों में से कोई एक ही कॉइल एट ए टाइम चलेगा। ओके, या तो कूलिंग कॉइल यानी तो फिर हीटिंग कॉइल। ये चीज़ आपको कार में देखने को मिल सकता है, ऑटोमोबाइल्स में, कार में ये चीज़ देखने को मिल सकता है कि एयर कंडीशन भी उसमें रहता है और हीटर भी उसमें रहता है। ओके, हॉट एयर भी उससे आता है और कूल एयर भी उससे आता है। ओके, तो ये चीज़ मेरे ख्याल से आप सभी लोगों ने देखा होगा। तो देखिए एक समय पर एक ही यहाँ पर वर्क करता है। आगे जो है एक फैन लगा हुआ है, एक आईडी फैन लगा हुआ है, ब्लोअर लगा हुआ है, जो कि कंडीशनड स्पेस पे एक कूल एयर को यहाँ पर प्रोजेक्ट करता है। आगे रिसर्कुलेट एयर जो है आगे की ओर जाता है, और डैम्पर से आउटसाइड एयर जो है टकरा करके एक निर्धारित फ्लो स्पीड मूवमेंट पर ये सेट होता है, और उसके बाद में फिर से ये फिल्टर से होते हुए ये पूरे साइकिल को इसी प्रकार से कंप्लीट करते रहता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि विंटर सीजन में ठंड के दिनों पे हीटर कॉइल, हीटिंग कॉइल ऑन रहता है, कूलिंग कॉइल ऑफ रहता है, और समर डेज में, गर्मी के दिनों में कूलिंग कॉइल ऑन रहता है और हीटिंग कॉइल ऑफ रहता है। ओके, आगे देखते हैं हम एयर डिस्ट्रीब्यूशन, वायु वितरण। हिंदी में हम इसे कहेंगे एयर कंडीशनिंग प्लांट में बी डिलीवरिंग द रिक्वायर्ड क्वांटिटी of air at desired conditions
that is at proper temperature, humidity and air motion in occupied zone. The main aim of air conditioning is to provide comfort to the occupants of zone room and thus the conditioned. Okay, तो देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि एयर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, air must be uniformly distributed to the desired point at the temperature and velocities which are not objectionable to the occupants. तो एयर डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पहलू है। देखिए फिर से यहाँ पर ये एयर डिस्ट्रीब्यूशन को यहाँ पर फिर से लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए बेसिकली एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में ये बताया जा रहा है कि वायु वितरण कुछ इस प्रकार से होना चाहिए कि ये जो है किसी भी रूम या किसी भी हॉल में हर एक कोने तक के इसका जो तापमान जो है वो एक जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी ऑक्यूपेंट्स तक के कूल एयर जा रहा है बट किसी ऑक्यूपेंट्स तक के कूल एयर जा ही नहीं रहा है। तो इस प्रकार का हमें मूवमेंट, एयर का फ्लो, एयर का मूवमेंट, एयर की वेलोसिटी को मेंटेन करना होता है और एयर के टेम्परेचर को भी हमें मेंटेन करना होता है, ताकि जो एयर की जो डिलीवरी हो रही है वो इस प्रकार से हो कि हर एक उस रूम या उस हॉल में या उस क्लोज्ड स्पेस में जितने भी ऑक्यूपेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम टेम्परेचर को फील करें। ओके, जैसे कि अगर एक हम थिएटर की बात करें तो उसमें 4 कोने होते हैं, तो चारों कोने में जो टेम्परेचर होना चाहिए वो एक जैसा होना चाहिए। ओके, तो ये एयर डिस्ट्रीब्यूशन की एक टेक्निक के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगला हेडिंग देखते हैं, द फैक्टर्स व्हाइल डिजाइनिंग द एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। हिंदी में लिखा हुआ है वायु वितरण के अभिकल्प के लिए बिंदुओं की सूची। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ एयर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। व्हाइल डिजाइनिंग द एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम द फॉलोइंग फैक्टर शुड बी कंसिडर्ड। पहला पॉइंट है द ऑक्यूपाइड जोन ऑफ कंडीशनड स्पेस फॉर ह्यूमन ऑक्यूपेंसी इज कंसिडर्ड अप टू द हाइट ऑफ अबाउट 2 मीटर्स फ्रॉम द फ्लोर। जनरली फ्लोर से 2 मीटर की हाइट तक के हम टेम्परेचर को मेंटेन करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जो ऑक्यूपेंट्स, जो ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, ऑक्यूपेंट मतलब ह्यूमन बींग्स की जो हाइट होती है वो ऑलमोस्ट 2 मीटर के आसपास ही होती है, उससे ज़्यादा नहीं हो पाती है। सेकंड पॉइंट है उससे ज़्यादा होती है, 2 मीटर से ज़्यादा होती है, बट 2 मीटर तक के हम टारगेट रखते हैं। 2 मीटर का टारगेट रखते हैं तो नो डाउट वो थोड़ा सा और भी ऊपर रेंज पर वो एयर को कूल कर पाता है। ओके, सेकंड पॉइंट है द कंफर्ट कंडीशंड इंक्लूड्स एयर टेम्परेचर, एयर मोशन, एयर ह्यूमिडिटी एंड देयर साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स। तो यहाँ पर देखिए एयर के मूवमेंट से हम और भी चीज़ों को हम मेंटेन कर सकते हैं, जैसे एयर का तापमान, ये सारी चीज़ें कंफर्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस किया जा रहा है, जैसे एयर का टेम्परेचर, एयर का मोशन, एयर की ह्यूमिडिटी और साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स। ओके, on the human body the combination of these conditions should be kept uniform and excessive fluctuations should not be allowed to exist in the air conditioned space। थर्ड पॉइंट है। ओके, तो ये चीज़ हो गया। यहाँ पर ह्यूमन बॉडी में ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट या ये सारे जो भी पहलू यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे एयर ह्यूमिडिटी, ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये बिल्कुल कंफर्टेबिलिटी फैक्टर के हिसाब से दिया हुआ है। ये सारी चीज़ें यूनिफॉर्म होना चाहिए ताकि जो ऑक्यूपेंट है वो बिल्कुल कंफर्टेबल फील करे। ओके, थर्ड पॉइंट है द टेम्परेचर वेरिएशन ऑफ मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस शुड नॉट बी अलाउड बिकॉज ए टेम्परेचर वेरिएशन मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस कॉज डिसकम्फर्ट टू द ह्यूमन बॉडी। ओके, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो टेम्परेचर का जो वेरिएशन है किसी भी एक रूम में वो 2 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 2 डिग्री तक के होना चाहिए। अगर 2 डिग्री से ज़्यादा अगर वेरिएशन होता है टेम्परेचर का, मान लीजिए कि एक कोने में कुछ टेम्परेचर है, दूसरे कोने में कुछ अलग टेम्परेचर है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरे जगह पर एक ही टेम्परेचर होना चाहिए। अगर 2 डिग्री सेल्सियस से अगर ज़्यादा डिफरेंस होता है तो जो ऑक्यूपेंट है, जो ह्यूमन बीइंग है, वो डिस्कम्फर्ट फील करेंगे। ओके, फोर्थ पॉइंट है द मूवमेंट ऑफ एयर अराउंड द ह्यूमन बॉडी शुड बी केप्ट एट द रेट ऑफ 7.5 meter per second and it should not become more than 15 meter per second if the person are sitting. The air velocity of and up to 20 meter per second is not objectionable when the occupant are moving. Okay, तो यहाँ पर बताया गया है कि जो एयर का जो कंफर्टेबिलिटी फैक्टर बताया गया है कि जो एयर का जो मूवमेंट है वो 7.5 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए, और ये एक मिनिमम है 7.5 मीटर पर सेकेंड, और ज़्यादा से ज़्यादा 15 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए जब कोई भी ऑक्यूपेंट जो है वो एक जगह पर स्टैटिक है, एक जगह पर बैठा हुआ है। बट अगर
कोई भी ऑक्यूपेंट अगर मूविंग में है, वो डायनामिक है अगर कोई भी ऑक्यूपेंट, तो 20 मीटर पर सेकेंड तक के अलाउेबल रहेगा, एक्सेप्टेबल रहेगा। ओके, बट अगर कोई भी ऑक्यूपेंट अगर सिटिंग पोजीशन में है तो 15 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ज़्यादा एयर का मूवमेंट नहीं होना चाहिए, नहीं तो ऑक्यूपेंट ह्यूमन बीइंग जो है वो डिस्कम्फर्ट फील करेगा। फिफ्थ पॉइंट है द एयर शुड फ्लो प्रिफरेबली टुवर्ड्स द फेसेस ऑफ ऑक्यूपेंट एंड नॉट फ्रॉम बैक एंड साइड्स। ओके, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एयर का जो फ्लो है वो फेस पे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, या ऊपर से भी बिल्कुल भी हवा नहीं आना चाहिए जिससे कि वो डिस्कम्फर्ट फील करे, और वो बिल्कुल पीछे से भी हवा ना फ्लो हो या साइड से भी हवा फ्लो ना हो। तो इस प्रकार से ऐसा बिल्कुल भी हवा फ्लो ना हो जिस प्रकार से ऑक्यूपेंट जो है वो डिस्कम्फर्ट फील करे। ओके, 6 पॉइंट है। तो यहाँ पर 5th पॉइंट में बताया गया कि सामने से जो है ऑक्यूपेंट को हवा लगनी चाहिए, ना कि पीछे या बगल से। ओके, 6th पॉइंट है इफ द एयर इज टू फ्लो इन वर्टिकल डायरेक्शन then downward flow is considerable desirable compared to upward flow with respect to the occupants. The upward flow usually produces draft which causes discomfort. तो देखिए यहाँ पर अगर ये बताया गया है कि अगर हमारे पास में ऑप्शन है कि हम वर्टिकल डायरेक्शन पर एयर को फ्लो कर सकते हैं, तो नीचे से ऊपर हम एयर को फ्लो करने के बजाय ऊपर से नीचे की ओर हम फ्लो करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर हम नीचे से ऊपर अगर हम एयर को फ्लो करेंगे तो वहाँ पर ड्राफ्ट वेलोसिटी आ सकती है। ड्राफ्ट वेलोसिटी के कारण से जो ऑक्यूपेंट्स हैं वो डिस्कम्फर्ट फील कर सकते हैं, ह्यूमन बीइंग। ओके, 7 पॉइंट है द इनलेट एंड एग्जॉस्ट पॉइंट्स must be so arranged that fresh air is available at all parts of the room. The sure test for judging the efficiency of the air distribution system is that in the conditioned space no portion of the body of the occupant should be feel coolness or warmth. Okay, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि किसी भी रूम को जब हम एयर कंडीशन कर रहे हैं तो उसका हर एक कोना जो है एक ही टेम्परेचर को मेंटेन करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी ऑक्यूपेंट जो है वो बॉडी के किसी पार्ट पर बहुत ज़्यादा कूल फील कर रहा है और किसी जगह पर बहुत ज़्यादा हॉट फील कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए रूम में एक जैसा टेम्परेचर होना चाहिए एयर कंडीशन रूम में। अगला हेडिंग है द एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर एयर कंडीशनिंग। हिंदी में लिखा हुआ है वायु वितरण निकाय वातानुकूलन के लिए। आंसर में लिखते हैं कंडीशनड एयर इज फीड इनटू अ रूम थ्रू सम ओपनिंग डली कवर्ड विथ ग्रिल्स बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पहला पॉइंट है इजेक्टर सिस्टम, दूसरा है डाउनवर्ड सिस्टम, थर्ड है अपवर्ड सिस्टम। यहाँ पर देखिए एयर कंडीशनड जो है स्पेस जो है उसमें एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए डक्ट्स का यहाँ पर उपयोग बताया गया है। डक्ट्स के एक एंड में ग्रिल लगाया जाता है। तो डक्ट्स भी जो होते हैं वो 2-3 प्रकार से हम फ्लो कर सकते हैं, या एयर का जो मूवमेंट है हम 3 प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। एयर को हम कितने मूवमेंट से हम फ्लो कर सकते हैं, एक इजेक्टर सिस्टम है, एक डाउनवर्ड पैटर्न से और एक अपवर्ड पैटर्न से, एक इजेक्टर पैटर्न से। तो 3 पैटर्न से हम जो है देखेंगे कि एयर को किस प्रकार से फ्लो कर रहे हैं। तो इजेक्टर सिस्टम से एयर का मूवमेंट देखते हैं, इजेक्टर निकाय। इन एन इजेक्टर सिस्टम द इनलेट ग्रिल इजेक्ट्स द एयर इनटू द रूम एंड इंड्यूस्ड सफिशिएंट वेलोसिटी for circulation. The supply and exhaust grills are fitted in the same wall. In this case the air is ejected into room through inlet grill which includes velocity in the space for circulation of air. ये देखिए ये इजेक्टर सिस्टम का एयर फ्लो है। देखिए इनलेट ग्रिल से ये इनलेट हो रहा है और इस प्रकार से ये सर्कुलेट होकर के आउटलेट ग्रिल से ये एग्जिट हो रहा है। ओके, तो ये इजेक्टर सिस्टम का एयर मूवमेंट है, पैटर्न है। आगे देखते हैं द फॉलोइंग सिस्टम्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन इजेक्टर सिस्टम्स। ए है एज बिलो फिगर शोज अनदर टाइप ऑफ सिस्टम नोन एज पेन टाइप अरेंजमेंट। एयर डिस्ट्रीब्यूशन डन बाय दिस मेथड इज मेड यूनिफॉर्म। ओके, तो ये पेन टाइप का सिस्टम है, पेन इजेक्टर सिस्टम है। ये भी एक इजेक्टर सिस्टम का ही टाइप है, ए टाइप है, जिसे कि हम पेन टाइप कहते हैं। ओके, तो ये देखिए क्लोज्ड रूम है। इस क्लोज्ड रूम में एयर इनलेट यहाँ से होगा, यहाँ पर एक डैम्पर लगाया गया है और इस प्रकार से एयर जो है फ्लो होकर के एयर जो है एग्जिट होगा। ये सारे डायग्राम्स को आप लोग ड्रॉ कर लेंगे एक बार अपने नोट कॉपी में, जिससे कि आपको लंबे समय तक के याद रहे और प्रैक्टिस में भी रहे। बी जो है इजेक्टर सिस्टम में ही बी टाइप जो है, ये बी टाइप के बारे में बताया गया है। एज बिलो फिगर शोज वन मोर मेथड टू इम्पोर्ट स्टिल बेटर एयर डिस्ट्रीब्यूशन बाय इंस्टॉलिंग इनलेट एंड आउटलेट एज सोन। इट इज़ यूजफुल फॉर सिंगल स्टोरी बिल्डिंग्स। तो यहाँ पर इजेक्टर सिस्टम जो है ये सिंगल स्टोरी बिल्डिंग्स के लिए भी इस प्रकार से बताया गया है कि सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है तो एयर इनलेट देखिए इस प्रकार से कर सकते हैं
दोनों लेफ्ट और राइट हैंड साइड से आप कर रहे हैं, और ये सिंगल स्टोरी बिल्डिंग के लिए ठीक है। ये ऊपर का है, ये टॉप व्यू है, इनलेट जो है ये टॉप व्यू से आप एयर को अंदर की ओर दे रहे हैं, और ये नीचे से बिल्कुल फ्लोर से टकराता हुआ सेंटर से जो है एयर जो है एग्जिट हो रहा है। इसका जो एयर मूवमेंट जो है वो CFD कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स में आप इन सारी चीज़ों का आप स्टडी कर सकते हैं कि किस प्रकार से एयर का मूवमेंट हो रहा है। ये एक एनालिसिस सॉफ्टवेयर है जिसमें कि आप सारी चीज़ों का एनालिसिस कर सकते हैं, एयर के मूवमेंट और उसके टेम्परेचर। ओके, सी पॉइंट है where the person occupying the room are moving or doing some exercise as in recreation places and gymnasiums. The air should pass continuously around the occupants. The arrangement shows in figure. Here the air is distributed only in occupied zone, that is only up to height of 2 meters to 2.5 meters from the floor. तो देखिए ऐसा जगह जैसे कि जिम, जहाँ पर कि ऑक्यूपेंट जो रहता है वो 2 to 3 मीटर के आसपास तक के ही रहता है। वैसे यहाँ तो 2 मीटर से 2.5 मीटर तक के दिया हुआ है, बट 2 to 3 मीटर के आसपास हम देखते हैं। तो फ्लोर से वैसे जगह के लिए पैटर्न जो है इस प्रकार से होना चाहिए। देखिए इजेक्टर सिस्टम, तो ये डी टाइप का इजेक्टर सिस्टम है। देखिए एयर इनलेट इस प्रकार से हुआ सीधा सीधा, और एयर आउटलेट इस प्रकार से हुआ। ये 2 मीटर के हाइट में ही एयर का कांस्टेंट वेलोसिटी जो है मेंटेन हो रहा है। नो डाउट ऊपर या नीचे का भी जो एयर है वो कूल होगा, ऐसा फिक्स नहीं है कि 2 ही मीटर तक के कूल होगा, बट 2 मीटर तक के का ही हम इनलेट और आउटलेट जो है मेंटेन करेंगे। ओके, सेकंड पॉइंट है डाउनवर्ड सिस्टम, अधोगामी निकाय। इसमें लिखते हैं इन दिस सिस्टम कंडीशनड एयर इज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू द ओपनिंग लोकेटेड in the ceiling and removed through the openings made in floor or in wall near the floor. The downward system spreads and the incoming air uniformly above the occupied space. This system in figure is costly because preferably type ceiling is to be provided. This system used mostly in theaters, auditoriums, स्कूल्स एंड ऑफिसेस। तो ये डाउनवर्ड सिस्टम जो है ये बेसिकली थोड़ा सा कॉस्टली होता है, बट ये ऑक्यूपेंट्स को ज़्यादा कंफर्ट रखता है। और ये इस प्रकार का जो डाउनवर्ड सिस्टम जो देखने को मिलता है वो कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलता है, ज़्यादातर थिएटर्स, ऑडिटोरियम्स, स्कूल या ऑफिसेस में देखने को मिलता है। ये आपका डाउनवर्ड सिस्टम। देखिए एयर का जो इनलेट है, यहाँ से इनलेट हो रहा है, ये ऊपर से इनलेट हो रहा है एयर का, और ये बाहर से जो है आउटलेट हो रहा है। ये भी आउटलेट लिखा हुआ होना चाहिए, मिसप्रिंट हुआ है। ये भी एयर आउटलेट होगा, ये भी एयर आउटलेट होगा। ओके, और एयर जो है ऊपर से जो है नीचे की ओर आ रहा है, इसे हम क्या बोलेंगे, पैन बोलेंगे। देखिए इसके डायरेक्शन को देखिए ध्यान से, इसको देख सकते हैं आप। ऊपर से जो एयर आ रहा है, बीच में डैम्पर है, और साइड से फिर जो है एयर जो है अंदर की ओर आ रहा है। इसे हम कहेंगे परफोरेटेड सीलिंग कहेंगे। ओके, परफोरेटेड फॉल्स सीलिंग हम इसे कह सकते हैं, डाउनवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आगे देखते हैं थर्ड पॉइंट, अपवर्ड सिस्टम, ऊर्ध्वगामी निकाय। इसमें लिखते हैं दिस टाइप ऑफ एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज शोन इन फिगर। इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम द एयर इज ब्रॉट इनटू द स्पेस थ्रू द इनलेट्स near the floor. The air flows upward as shown in figure. The exhaust air outlets are located in the walls near the ceiling or in ceiling itself. Okay, तो ये भी जो अपवर्ड जो है नीचे से ऊपर की ओर जाने की बात हो रही है एयर मूवमेंट की। ओके, और यहाँ पर देखते हैं द एयर इज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज यूजफुल इन रूम्स वेयर देयर इज a marked tendency of air heated by the occupants to rise and carry with it the starting products from the bodies of the occupants. In this system the occupants are likely to face drafts if velocity of air is not controlled properly. The more uniform heating to the space are required, therefore it is not satisfactory for summer air conditioning purposes where the supply air temperature is less than the room air temperature. ओके, तो देखिए इसके बारे में ये बताया गया है कि नीचे से जो है हम एयर को यहाँ से शिफ्ट करते हैं। ये जनरली थिएटर पे आपको देखने को मिल सकता है। ये देखिए फ्रंट पे स्क्रीन है, ये नीचे वाली बालकनी है, ये ऊपर वाली बालकनी है, और नीचे से जो है एयर को सर्कुलेट कर रहे हैं, और एक मीडियम लेवल से भी एयर को सर्कुलेट कर रहे हैं, और ऊपर से जो है हम एग्जॉस्ट कर रहे हैं वेंटिलेशन। ये जनरली एक 2 फ्लोर, मतलब अंदर ही अंदर में जैसे 2 फ्लोर आप टॉकीज थिएटर आप देखे होंगे। अभी तो आइनॉक्स या मल्टीप्लेक्स होते हैं, पहले के समय में जब थिएटर पे जाएंगे तो वहाँ पर जो डक्ट सिस्टम जो रहता था वो कुछ इसी प्रकार से रहता था। एक नीचे भी डक्ट सिस्टम रहता था और एक ऊपर भी डक्ट सिस्टम रहता था। पुराने समय के टॉकीज में अगर आप जाएंगे तो इसी प्रकार का आप अपवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का एयर कंडीशनिंग डक्ट सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, आगे देखते हैं हम
डक्ट सिस्टम, वही नियो निकाय डक्ट। ओके, इसमें जो है नीचे से ऊपर ये सीलिंग में एग्जॉस्ट वेंट है, दीवारों से टकरा करके एग्जॉस्ट वेंट पे ऊपर से होते हुए ये एग्जॉस्ट हो रहा है। ओके, 2 फ्लोर में देखिए, एक नीचे वाली बालकनी, एक ऊपर वाली बालकनी, दोनों पोजीशंस पर ये जो है एयर को एग्जिट करता है। अपवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये सब डायग्राम को आप लोग बना लेंगे प्रैक्टिस पर्पस के लिए। डक्ट सिस्टम, वाहिनियों निकाय डक्ट। कंडीशनड एयर इज सप्लाइड फ्रॉम द एयर कंडीशनिंग प्लांट्स through ducts to the air supply openings outlets in the room and carry the return air from the room back to air conditioner for the recirculation। ओके, तो डक्ट सिस्टम के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि एक ओपनिंग लेना है हमें आउटलेट, और एक सेंट्रलाइज्ड हमें एयर कंडीशन लगाना है, और उससे बहुत सारे आउटलेट हमें निकालने हैं। एयर कंडीशन, जो सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग है, उसके कैपेसिटी के हिसाब से हम डक्ट को वहाँ से डिस्चार्ज एग्जिट करेंगे कि कितने सारे डक्ट्स को वो हैंडल कर सकता है, उसकी कैपेसिटी के हिसाब से कितना दूर ट्रैवल कराना है हमें डक्ट में एयर को, वो सारी चीज़ों का एक कैलकुलेशन होगा। उसके बाद ही हम डक्ट की डिजाइनिंग करेंगे। आगे देखते हैं, द डक्ट यूज्ड इन एयर कंडीशनड प्लांट्स, वातानुकूलन संयंत्र में प्रयुक्त होने वाली डक्ट्स का वर्गीकरण। द डक्ट्स में बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। सप्लाई डक्ट्स, पहला पॉइंट है सप्लाई एयर डक्ट। द डक्ट व्हेन सप्लाइज द कंडीशनड एयर फ्रॉम द एयर कंडीशनड इक्विपमेंट टू द स्पेस टू बी कंडीशनड इज कॉल्ड सप्लाई एयर डक्ट। सप्लाई एयर डक्ट क्या होता है कि एक ऐसा डक्ट होता है जो कि सेंट्रलाइज एयर कंडीशन से लेकर के कंडीशनड स्पेस तक के वो एक पैसेज किस्म का बनाता है, और वो सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन से कूल एयर को लेकर के जिस जगह पर, निर्धारित जगह पर हमें कंडीशनड स्पेस पर डिस्चार्ज करना है, कूल एयर को उस जगह तक पहुंचाता है। ओके, सप्लाई एयर डक्ट। दूसरा है रिटर्न एयर डक्ट। रिटर्न एयर डक्ट क्या करता है कि रिटर्न का काम करता है, जैसे कि एयर कंडीशन कर दिया स्पेस को, अब उसके बाद में टेम्परेचर, उस एयर का काम हो गया, तो उस एयर को रिटर्न करने के लिए रिटर्न एयर डक्ट का हम उपयोग लेते हैं। ओके, द डक्ट विच कैरीज द रिसर्कुलेटिंग एयर from the conditioned space back to the air conditioned equipment is called return air duct. Okay, third point है fresh air duct. Fresh air duct, the duct which carry the outside air is called fresh air duct. जो ऐसा duct जो कि outside air को अंदर की ओर लेकर के आता है, उसे हम fresh air duct कहते हैं। ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है ऐसा डक्ट, फ्रेश एयर को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, वैसे डक्ट को हम फ्रेश एयर डक्ट कहते हैं। फोर्थ पॉइंट है लो प्रेशर डक्ट, कम दाब डक्ट, निम्न दाब। When the static pressure in the duct is less than 50 mm of water gauges, the duct is said to be a low pressure duct. Okay, एक ऐसा डक्ट जो कि बहुत ही लो प्रेशर के एयर को फ्लो कराता है, जिसका कि प्रेशर जो होता है 50 mm ऑफ वाटर गेज रहता है, उतने कम प्रेशर के एयर को भी जो फ्लो कराने में सक्षम होता है, उसे हम लो प्रेशर डक्ट कहते हैं। मीडियम प्रेशर डक्ट जो कि एक 150 mm ऑफ वाटर गेज के प्रेशर को, एयर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में सक्षम है, उसे हम मीडियम प्रेशर डक्ट कहेंगे। व्हेन द स्टैटिक प्रेशर, मध्यम दाब डक्ट, सामान्य दाब। व्हेन द स्टैटिक प्रेशर इन द डक्ट इज अप टू 150 mm ऑफ वाटर गेजेस, द डक्ट इज सेड टू बी अ मीडियम प्रेशर डक्ट। ओके, 6 पॉइंट है हाई प्रेशर डक्ट, उच्च दाब डक्ट, जो कि 250 mm ऑफ वाटर गेज के हाई प्रेशर के एयर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में सक्षम है, उसे हम हाई प्रेशर डक्ट कहेंगे, जो कि 150 mm से 250 mm ऑफ वाटर गेजेस को सप्लाई करने में सक्षम है। व्हेन द स्टैटिक प्रेशर इन द डक्ट इज फ्रॉम 150 mm to 250 mm ऑफ वाटर गेज, द डक्ट इज सेड टू बी ए हाई प्रेशर डक्ट। 7th पॉइंट है लो वेलोसिटी डक्ट, कम वेग डक्ट। When the velocity of air in the duct is up to 600 meter per minute, the duct is said to be a low velocity duct. लो वेलोसिटी डक्ट क्या होता है? जब एयर की वेलोसिटी 600 मीटर पर मिनट से भी कम हो या उसके आसपास हो तो उसे हम क्या कहेंगे? लो वेलोसिटी डक्ट कहेंगे। हाई वेलोसिटी डक्ट जब उसकी एयर की जो वेलोसिटी हो 600 मीटर पर मिनट से अगर ज़्यादा हो तो उसे हाई वेलोसिटी डक्ट कहेंगे, उच्च वेग डक्ट कहेंगे। When the velocity of the air in the duct is more than 600 मीटर पर मिनट, the duct is said to be high velocity। और अगर इससे कम रहेगा 600 मीटर पर मिनट से तो उसे लो वेलोसिटी बोलेंगे, और 600 मीटर पर मिनट से अगर ज़्यादा रहेगा तो उसे हाई वेलोसिटी डक्ट कहेंगे। अगला देखते हैं हम द अरेंजमेंट ऑफ द सप्लाई डक्ट।
इसको इसमें हिंदी में लिखा हुआ है बंदोबस्त सप्लाई डक्ट नलियों का। इसमें लिखा हुआ है द डक्ट सिस्टम कैरिंग द कंडीशनड एयर फ्रॉम द एयर हैंडलिंग इक्विपमेंट टू द एयर सप्लाइंग ओपनिंग इन द रूम एंड कैरी द रिटर्न एयर फ्रॉम द रूम बैक टू द एयर कंडीशनड फ्रॉम रिसर्कुलेशन। डिफरेंट डक्ट्स पैटर्न्स आर डिस्क्राइब्ड बिलो। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये बताया गया है अरेंजमेंट ऑफ सप्लाई डक्ट, मतलब जगह जगह के हिसाब से, इकोनॉमिक के हिसाब से, कैपेसिटी के हिसाब से, रूम के नंबर्स के हिसाब से, रूम के साइज के हिसाब से हम क्या करते हैं कि सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन के कैपेसिटी और डक्ट के लेंथ के हिसाब से हम क्या करते हैं, डक्ट को हम कैरी करते हैं वन जगह से एक जगह से दूसरे जगह तक के एयर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। उसे हम किसके माध्यम से ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट करने वाले मेंबर को हम डक्ट कहते हैं। ओके, डक्ट जो रहता है वो एक इंसुलेटेड मेंबर रहता है। ओके, ये बिल्डिंग के बाहर से भी लगता है, या आजकल जैसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हम बनाते हैं तो उस स्ट्रक्चर्स को ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन के दौरान ही हम डक्ट का भी वहाँ पर इंस्टॉलेशन कर देते हैं। जनरली जैसे आप बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज पे जाएंगे या बड़े बड़े होटल्स मोटल्स पर आप जब जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि जो बिल्डिंग है वो बाहर से पूरी कांच की बनी हुई दिखती है। तो वैसे जगह पे हम क्या करते हैं, बिल्डिंग के बाहर में ही हम डक्ट का सिस्टम ऐसा लगा दिए देते हैं और बिल्डिंग को हम कांच से कवर कर देते हैं, तो वो डक्ट भी क्या हो जाता है, उसके अंदर में कवर हो जाता है। ओके, तो ऐसा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज के बड़े बड़े बिल्डिंग्स पर आप देख सकते हैं, या आज के समय में जो बिल्डिंग होती है उसे थोड़ा फैंसी लुक देने के लिए फाइबर बॉडी से भी हम कवर कर देते हैं, पीवीसी बॉडी से भी, तो उस पीवीसी के पीछे भी डक्ट सिस्टम को चलाया जाता है। ओके, एक बहुत ही कॉमन टाइप है डक्ट को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए। जैसे मॉल में भी जनरली देखा जाता है, मॉल में तो खैर कंस्ट्रक्शन के दौरान ही डक्ट का लेआउट कर दिया जाता है। ओके, तो सबसे पहला देखिए यहाँ पर डक्ट है पेरीमीटर सिस्टम, पेरीमीटर निकाय, परिधि डक्ट। यहाँ पर लिखा हुआ था पेरीमीटर सिस्टम में भी ऑफ टू टाइप्स। पहला है ए लूप टाइप पेरीमीटर डक्ट सिस्टम, बी है रेडियल टाइप पेरीमीटर डक्ट सिस्टम। तो दोनों टाइप के पेरीमीटर, लूप टाइप पेरीमीटर और रेडियल टाइप पेरीमीटर डक्ट सिस्टम को हम देखते हैं। In this perimeter type of duct system, the conditioner is placed in the basement usually, and it is located near the geometric center of all the outlets. The supply outlets are placed close to the ceiling level. The duct run through the basement building foundation slab, the floor, and connect the air conditioner to the supply to the outlet grills. The return air are generally located at the bottom side of the inside wall. The arrangement is commonly used for residential system. Okay, तो यहाँ पर ये चीज बताया गया है कि जो पेरीमीटर लूप टाइप पेरीमीटर जो है ये बेसिकली बेसमेंट पर बनाया जाता है, नीचे पार्किंग वाले जगह पर बनाया जाता है, और इसे डक्ट जो है वो वेंटिलेशन वाले जगह पर एग्जिट किया जाता है। डक्ट का जो डिलीवरी होता है कूल एयर का, और जो सर्कुलेटेड एयर का रिटर्न वाल जो है वो बेसिकली फ्लोर पर बनाया जाता है, नीचे वाले फ्लोर पर, वॉकिंग फ्लोर पर बनाया जाता है। ओके, रिटर्न डक्ट को, रिटर्न डक्ट लाइन को। तो इसका जो होता है लेआउट जो है कुछ इस प्रकार से होता है। ये देखिए सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन है जो कि बेसमेंट पर पार्किंग वाले एरिया पर लगा हुआ होता है, और ये चार इस प्रकार से सप्लाई करता है डक्ट को, जो कि वेंटिलेशन वाले पोजीशन पर इस प्रकार से डिस्चार्ज करते हैं कूल एयर को। और जो रिटर्न एयर डक्ट जो रहता है वो फ्लोर में रहता है, ग्राउंड फ्लोर मतलब वॉकिंग फ्लोर में रहता है। ओके, लूप पेरीमीटर डक्ट सिस्टम, लूप परिधि वाहनी निकाय। बिलो फिगर शोज द रेडियल पेरीमीटर डक्ट सिस्टम। देखिए रेडियल पेरीमीटर डक्ट सिस्टम कुछ इस प्रकार से रहता है, सेंट्रलाइज एयर कंडीशन, और इस प्रकार से आउटलेट देता है 6। ओके, प्लेट प्लीनम भी इसे कहा जाता है। ओके, रेडियल पेरीमीटर डक्ट सिस्टम। अब केंद्रीय परिधि डक्ट, सेकंड पॉइंट देखते हैं एक्सटेंडेड प्लीनम डक्ट सिस्टम, एक्सटेंडेड प्लीनम डक्ट निकाय। In this system, plenum is extended usually along a central beam to one or both sides of the air conditioned plant. Each outlet is supplied with conditioned air through an individual supply duct as shown in figure. The supply can be used either for residential or commercial purpose. जैसे कि हमने पेरीमीटर या रेडियल टाइप को हमने देखा कि रेसिडेंशियल के लिए ज़्यादातर यूज होता है, बट एक्सटेंडेड प्लीनम डक्ट टाइप जो है वो दोनों के लिए यूज किया जाता है, कॉमर्शियल और रेसिडेंशियल के लिए। इसमें हम क्या करते हैं कि एक्सटेंडेड डक्ट जो टाइप रहता है, प्लीनम टाइप रहता है, इसे हम
बेसमेंट पर या ऊपर में भी हम लगा सकते हैं, और सेंट्रल पोजीशन पर हम इसे लोकेट करते हैं। वैसे लूप या रेडियल पेरीमीटर डक्ट सिस्टम को भी सेंट्रल पोजीशन पर ही हम प्लेस करते हैं, और एक्सटेंडेड प्लीनम टाइप डक्ट सिस्टम में भी हम जो है सेंट्रल पोजीशन पर ही एयर कंडीशन को प्लेस करते हैं, और वहां से जो है हम डक्ट को फैलाते हैं। ओके, वन पॉइंट टू अनदर। देखिए इस टाइप से ये प्लांट है, और इस प्रकार से ये कंडीशनड जो एयर जो है उसे हम फ्लो करवाते हैं डक्ट के माध्यम से, एक्सटेंडेड प्लीनम डक्ट सिस्टम। ओके, अगला हेडिंग है, ये फिगर को आप लोग बना लेंगे, डायग्राम को, रूम बाउंड्री, इसमें सभी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है, इस चीज़ को आप लोग देख लेंगे। आउटलेट, ओके, डिस्चार्ज आउटलेट, ये रूम के अंदर का है, ऊपर वेंटिलेशन वाले जगह पर ये लगाया गया, और ये छत पर लगाया गया है। ओके, हाईएस्ट फ्लोर पर। ये नीचे और नीचे इस प्रकार से बनाया जाता है। आप इंटरनेट पर, ये यूट्यूब पे भी इस डक्ट सिस्टम को आप देख सकते हैं किस प्रकार से होता है। यूजेस ऑफ फैन एंड टाइप्स ऑफ फैन, पंखे का उपयोग एवं पंखे का प्रकार। ए फैन इज अ काइंड ऑफ पंप which is used for pumping or circulating the air through the entire duct system and the conditioned space. The fan, irrespective of their type of construction, may function as either blowers or exhausters. The blower discharge air against a pressure at their outlet, whereas exhausters removes gases from a space by suction. The following two types of fan may be used for the transmission of air: centrifugal or radial flows fan and axial flows fan. When the air enters the impeller axially and is discharged radially from the impeller, it is called a centrifugal or radial flow fan. When the air flows parallel to the axis of impeller, it is called axial flow fan. ओके, तो यहाँ पर फैन के बारे में बताया जा रहा है। दो प्रकार के फैन का मूवमेंट होता है, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल और रेडियल, और दूसरा होता है एक्सियल फ्लो। जब एयर का जो फ्लो जो होता है वो फैन ब्लेड के रेडियल के अलोंग अगर होता है तो उसे हम सेंट्रीफ्यूगल या रेडियल हम कहते हैं, और एक्सियल फ्लो में अगर फैन के एक्सिस के अलोंग अगर पैरेलली, अगर एक्सिस के पैरेलली अगर एयर फ्लो होता है तो उसे हम एक्सियल फ्लो फैन कहेंगे। ओके, फैन जो रहता है एयर को सर्कुलेट करने का काम करता है, एयर के वेलोसिटी को भी बढ़ाने का, एयर के मूवमेंट को भी बढ़ाने का काम करता है। ओके, एक फैन को ही हम ब्लोअर भी कहते हैं अगर उसकी स्पीड अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो। ओके, इंपेलर भी हम कहते हैं फैन के ब्लेड्स को। अगला हेडिंग देखते हैं, द एडवांटेज ऑफ प्रोवाइडिंग इंसुलेशन, उष्मारोधी के उपयोग के लाभ। लिखा हुआ है, द थर्मल इंसुलेशन प्रिवेंट्स द हीट लॉस इन और आउट फ्रॉम द सिस्टम एंड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग एडवांटेजेस। पहला, इसमें निर्धारित यहाँ पर नीचे में दिए हुए कुछ लाभ यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। ओके, ये सारी चीज़ों को हम देख लेते हैं, क्या क्या लाभ प्रोवाइड करता है ये जो है आपका डक्ट में इंसुलेशन या इंसुलेशन। तो सबसे पहला जो फायदा होता है, इट रिड्यूसेस हीटिंग और कूलिंग कैपेसिटी ऑफ द रिक्वायर्ड सिस्टम बाय कटिंग द हीट लॉस और हीट गेन। ओके, तो ये जो है हीट को शेयर नहीं होने देता है या कूलनेस को शेयर नहीं होने देता है एनवायरनमेंट से, जिससे कि जिस तापमान पे हम चाहते हैं एयर एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर हो जाए वैसा हम करने में सक्षम होते हैं अगर डक्ट में हमारा इंसुलेशन है तो। इट रिड्यूसेस द ओवरऑल ऑपरेटिंग कॉस्ट बाय द रिड्यूसिंग द फ्यूल कंजप्शन। अगर इंसुलेशन अगर हम सही तरीके से करें तो हमारा फ्यूल कंजप्शन कॉस्ट भी जो है वो कम हो सकता है। बेटर प्रोसेस कंट्रोल कैन बी अचीव्ड बाय रिड्यूसिंग द टेम्परेचर ड्रॉप of a fluid in heat system and the temperature gain of fluid in a refrigerated system। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक बहुत ही अच्छा एक टेम्परेचर को हम अचीव कर सकते हैं अगर हमारा इंसुलेटेड है तो एक जगह से दूसरे जगह पर रिसर्कुलेशन के दौरान पे हम एयर को हम सेम टेम्परेचर पर एक जगह से दूसरे जगह पर हम पहुंचाने में कैपेबल हो सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है, controllable temperature keeps the worker comfortable in a heated system and prevents surface condensation of a refrigerated system about dew point। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो भी ऑक्यूपेंट्स हैं उन्हें कंफर्टेबल पोजीशन में रखने के लिए सेम टेम्परेचर का एक जगह से दूसरे जगह पे पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि हमारा जो इंडस्ट्री पे जो वर्कर्स हैं या रेसिडेंशियल एरिया पर जो ऑक्यूपेंट्स हैं वो कंफर्टेबल फील कर सकें। फिफ्थ पॉइंट है, इट प्रोवाइड्स फायर प्रोटेक्शन टू द प्लांट एंड पाइपिंग। अगर इंसुलेशन अगर लगा हुआ है तो वो फायर से भी प्रोटेक्शन हमें दे सकता है किसी भी प्लांट पे, ओके, एंड पाइपिंग पे। ओके, इट हेल्प्स, पाइपिंग एक ट्यूब का ही स्टाइल होता है पाइपिंग। ओके, सिक्स पॉइंट है, इट हेल्प्स टू रिड्यूस द नॉइज लेवल ऑफ द सिस्टम एंड एब्जॉर्ब्स वाइब्रेशन ऑल्सो। अगर इंसुलेशन किया हुआ है
तो नॉइज लेवल को भी कम कर सकता है और वाइब्रेशन को भी कम कर सकता है। ओके, अगला हेडिंग है द डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ आइडल इंसुलेटिंग मटेरियल, आदर्श ऊष्मारोधी के उपयुक्त गुण। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ आइडल इंसुलेटिंग मटेरियल्स आर डिस्क्राइब्ड बिलो। पहला पॉइंट है, निम्नलिखित है कि इंसुलेटिंग मटेरियल के क्या क्या फायदे हैं। तो पहला है द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द इंसुलेटिंग मटेरियल शुड बी लो एज पॉसिबल विच विल रिड्यूस द रिक्वायर्ड थिकनेस ऑफ द इंसुलेटिंग मटेरियल। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक प्रॉपर इंसुलेटिंग मटेरियल का एक बराबर थिकनेस पे लगा हुआ होना बहुत ज़रूरी है। अगर उस थिकनेस से अगर ज़्यादा या कम लगे तो टेम्परेचर शेयर होने की चांसेस ज़्यादा है या अन्य लॉसेस होने की ज़्यादा चांसेस है। तो इंसुलेशन का भी एक प्रॉपर थिकनेस होना बहुत ज़रूरी है। द इंसुलेटिंग मटेरियल शुड बी लाइट इन वेट। इंसुलेटिंग मटेरियल जो होना चाहिए वो हल्का होना चाहिए, लाइट इन वेट होना चाहिए, ताकि वो स्ट्रक्चर पे ज़्यादा लोड न डाल सके। द इंसुलेटिंग मटेरियल शुड नॉट बी अफेक्टेड बाई द मॉइस्चर। इंसुलेटिंग मटेरियल मॉइस्चर से बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी रिपल एनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्शनेबल ऑर्डर। ये किसी प्रकार का दुर्गंध या किसी प्रकार का ऑर्डर ये नहीं निकालना चाहिए, किसी प्रकार का रिएक्शन नहीं होना चाहिए हमारा जो इंसुलेशन मटेरियल से कूल एयर का। ओके, फिफ्थ पॉइंट है द इंसुलेटिंग मटेरियल शुड हैव लो कॉस्ट एंड मस्ट बी इजिली अवेलेबल। जो इंसुलेटिंग मटेरियल जो है वो सस्ता होना चाहिए और आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। सिक्स्थ पॉइंट है इट शुड बी रिएक्टिव विद अदर मटेरियल। ये किसी प्रकार से इट शुड नॉट बी रिएक्टिव विद अनदर मटेरियल लिखा हुआ, मतलब किसी भी दूसरे मटेरियल से ये रिएक्टिव ना हो। ओके, सेवंथ पॉइंट है इट शुड नॉट बी पॉइजनस टॉक्सिक, जहरीला नहीं होना चाहिए। टाइप्स ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल्स, ऊष्मारोधी पदार्थ के प्रकार। फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल्स। पहला है फ्लोक इंसुलेशन, दूसरा है फैबोरियस इंसुलेशन, तीसरा है ग्रैनुलर इंसुलेशन, चौथा है सेलुलर इंसुलेशन, पांचवा है रिफ्लेक्टिव इंसुलेशन। तो इस प्रकार के जितने भी इंसुलेशन आपको दिख रहे हैं, तो ये जितने भी इंसुलेशन हैं, ये इंसुलेशन क्या है, डिफरेंट टाइप्स के हैं। जैसे फ्लोक इंसुलेशन की अपनी अलग खूबियाँ हैं, सीमाएं हैं। ओके, फैबोरियस इंसुलेशन की अपनी अलग एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। ग्रैनुलर, सेलुलर, रिफ्लेक्टिव, ये सब इंसुलेशन की अपनी अलग मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी हम किसी प्रकार के इंसुलेशन का हम उपयोग करें तो हम ऐसे इंसुलेशन का उपयोग करें जो इंसुलेशन इकोनॉमिक हो, इजिली अवेलेबल हो, रिएक्टिव ना हो, टॉक्सिक ना हो। तो ये सारे पॉइंट्स का हमें जो है ध्यान देते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे इंसुलेशन को हम जल्दबाजी में भी हम चॉइस नहीं कर सकते, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में जाकर के हमें नुकसान पहुंचा सकता है। ओके, तो इंसुलेशन, जैसा कि हम ऊपर में जितने भी डेफिनेशन देखे, तो उन सब डेफिनेशन को देखने के बाद में ये समझ में आता है कि इंसुलेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है एयर के सप्लाई में या किसी भी फ्लूइड के सप्लाई में, क्योंकि वो टेम्परेचर को शेयर नहीं होने देता। अगर वो टेम्परेचर को शेयर होने देगा तो हमारा जो पावर का जो कंजप्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। हम एयर कंडीशन का भी जो रेफ्रिजरेंट के जो ट्यूब्स होते हैं उसमें भी हम इंसुलेशन लगाते हैं। अगर हम वो इंसुलेशन का उपयोग ना करें उस जगह पर, तो नो डाउट हमारे एयर कंडीशन का भी जो पावर कंजप्शन जो रेट है वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अगला हेडिंग है हमारा द नेम्स ऑफ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल इंसुलेटर्स। प्राकृतिक उष्मारोधी पदार्थ एवं कृत्रिम या प्राकृतिक उष्मारोधी पदार्थ के नाम। ओके, तो यहाँ पर कौन कौन से इंसुलेटर, नेचुरल या आर्टिफिशियल इंसुलेटर के नाम यहाँ पर बताए गए हैं। नेचुरल इंसुलेटर्स आर एज फॉलोज। पहला है एस्बेस्टॉस, दूसरा है सिलिका, तीसरा है वुड पाउडर, चौथा है हेयर बेल्ट्स, पांचवा है वुल। ओके, तो ये पांच जो आपको देखने को मिल रहे हैं ये जो है नेचुरल इंसुलेटर्स हैं, कि ये हमें नेचर के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। इन सारे इंसुलेटर्स का हम बहुत ही इकोनॉमिक वैल्यू में हमें ये अवेलेबल हो जाता है, और ये इंसुलेटर्स जो रहते हैं एबंडेंट अमाउंट में भी हमें अवेलेबल हो जाते हैं, और ये किसी भी प्रकार का रिएक्टिव भी नहीं होता है। बट इसकी जो लाइफ जो रहती है वो थोड़ी कम होती है नेचुरल इंसुलेटर्स की। समय के साथ साथ हमें इसे मेंटेन और रिपेयर भी करने की ज़रूरत होती है, बट एक समय के बाद में ये फेल भी हो जाते हैं। तो ऐसा देखा गया है कि नेचुरल इंसुलेटर्स जो होते हैं वो सस्ते तो होते हैं, चीप रेट के तो होते हैं, बट लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं। ओके, दूसरा देखते हैं हम आर्टिफिशियल इंसुलेटर्स आर एज फॉलोज। तो यहाँ पर देखिए पहला जो है थर्मोकोल है, दूसरा जो है कोपैक है, थर्ड है सेलेटॉक्स है, सिलोटॉक्स, फोर्थ है कॉर्क बोर्ड, और फिफ्थ है 85% ऑफ मैग्नीशिया।
तो ये जो है ये आर्टिफिशियल इंसुलेटर्स हैं, ये थोड़े कॉस्टली होते हैं बट ये रिलायबल भी होते हैं, हैवी ड्यूटी भी होते हैं और लॉन्ग टर्म तक के भी ये काम आते हैं। ओके, तो ये सारे हो गए हमारे इंसुलेटर्स के टाइप जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और ये हर जगह पर हमें देखने को मिलते हैं। जहाँ पर भी टेम्परेचर के शेयर को हमें प्रोटेक्ट करना है या किसी भी प्रकार के शेयरिंग को हमें प्रोटेक्ट करना है, इंसुलेटर का हम उपयोग करते हैं। प्लास्टिक भी बहुत अच्छा इंसुलेटर है जो कि हमें कॉपर वायर या एल्युमिनियम वायर पे देखने को मिलता है। ओके, तो यहाँ पर ये वाला यूनिट हमारा खत्म होता है। आगे का लेक्चर हम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे और इन सारी चीज़ों को आप लोग एक नोटबुक में मेंटेन करिए, नोट्स को मेंटेन करिए और अच्छे से आप लोग पढ़ाई करिए इन सारी चीज़ों को नोट डाउन करके। ओके, तो हमारे इस वीडियो लेक्चर में बने रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।